अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपका एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन का न्यू सिलेबस जो फेडरल बोर्ड ने रिकमेंड की है, दैट इज़ न्यू करिकुलम 2025। उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसकी फुल प्लेलिस्ट बनाएँगे जिसके अंदर हम अपना पूरा चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सो इस चैप्टर 3 ये जो चैप्टर 3 है ये बेसिकली उस चैप्टर 3 की कंटिन्यूटी है जो कि फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था और उसके अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो इस चैप्टर को समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। इसलिए पहले वो वाले चैप्टर जो हैं उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। ऑल्दो आज का लेक्चर थ्योरेटिकल है, वो किसी के लिए भी समझना आसान है, बट इसके बाद जो हम नेक्स्ट अगले लेक्चर्स के अंदर चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होंगी, वो आपको सिर्फ तभी आसानी से समझ में आ सकती हैं जब आपके पिछले चैप्टर नंबर 3 के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो उसकी फुल प्लेलिस्ट चैप्टर 3 की चैनल पे मौजूद है। अगर आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, तो आप पहले जाके वो वाले सारे लेक्चर्स देखें ताकि आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, ताकि आपके लिए ये सेकंड ईयर का जो चैप्टर 3 के टॉपिक्स हैं वो आपके लिए समझना आसान हो। बाकी आज के लेक्चर में हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे। अपना टॉपिक है हमारा 3.1 जो कि है प्रोग्रामिंग पैराडाइम, यानी ये हम समझेंगे कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता क्या है, इसकी टाइप्स कौन-सी हैं, इसकी एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं। हम 2 मेन टाइप्स फंक्शनल जो हमारी प्रोग्रामिंग है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसको डिस्कस करेंगे और उन उसको देखेंगे कि वो 2 प्रोग्रामिंग पैराडाइम कहाँ, किस तरह के सिनेरियोज़ में यूज़ होते हैं और किस तरीके से हम उन्हें यूज़ करते हैं फॉर राइटिंग बेस्ट एंड एफिशिएंट प्रोग्राम्स। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग पैराडाइम। देखिए, प्रोग्रामिंग पैराडाइम को अगर हम बिल्कुल आसान अल्फाज में समझें तो वो ऐसा है कि ये एक तरीका है जिस तरीके से आप किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक स्पेसिफिक कोड लिखोगे और उसको फॉलो करके आप एक एफिशिएंट कोड लिख सकते हो जो कि एक एफिशिएंट सॉफ्टवेयर डेवलप करने में आपको हेल्प करेगा। अब ये बेसिकली क्या है, जिस तरह हम कहते हैं कि हम अगर कुकिंग की बात करें तो आप देखते हैं कुकिंग के अंदर डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ यूज़ होती हैं और आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफरेंट रेसिपी फ़ॉलो करके एक डिफरेंट डिश बनाते हो, राइट? इसी तरह जब हमने सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो हमने सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं, तो हर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हमारी डिफरेंट होती हैं। तो ये पैराडाइम्स क्या हैं? ये वो तरीके हैं जिन्हें यूज़ करके हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी मर्ज़ी का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ये हमें हेल्प कैसे करते हैं? ये हमें हेल्प करते हैं कि डिफरेंट तरह के पैराडाइम्स जो अवेलेबल हैं, वो डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, तो हम उनको फ़ॉलो करके एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोड लिख सकते हैं अपना। ये हमें एक बेसिकली प्रोग्रामिंग का फ़्लो लिखने में भी हेल्प करते हैं और ये वो स्टैंडर्ड्स हैं, ये वो स्टैंडर्ड मॉडल और एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि तमाम डेवलपर के लिए हेल्पफुल हैं कि इनको यूज़ करके वो एक एफ़िशिएंट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। डाटा हैंडलिंग में हमें हेल्प करते हैं, मतलब ये एक बने बनाए मॉडल्स और स्ट्रक्चर्स और वेज़ हैं जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ करके एक एफिशिएंट सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिफरेंट तरह के टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। सो इसी तरह ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम हमें हेल्पफुल होते हैं कि हम अपनी रिक्वायरमेंट को देख सकते हैं कि हमारी कैसी रिक्वायरमेंट है, हमें किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, एंड देन उसके मुताबिक हम अपनी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं जो कि एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो करती है और उसके अंदर हमारे लिए हेल्पफुल होती है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स तो आपको पता ही हैं, सी प्लस प्लस, जावा, एसक्यूएल। अब ये तमाम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हम इनको देखेंगे कि ये किस तरीके से किस प्रोग्रामिंग पैराडाइम के अंदर आती हैं और किस तरह की रिक्वायरमेंट में हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो अब बात करते हैं कि ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम इम्पोर्टेंट क्यों हैं या हम इन्हें यूज़ क्यों करते हैं, इनका क्या फ़ायदा है जिसकी वजह से हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम यूज़ करते हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोड, यानी कि हमारा जो हर प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता है वो हमें एक स्ट्रक्चर, एक मॉडल प्रोवाइड करता है जिसको फॉलो करके हम एक क्लियर और नीट कोड लिख सकते हैं। जो जिस तरह हमने बात की थी कि एक सॉफ्टवेयर के लिए करेक्टनेस और क्लैरिटी होना ज़रूरी होती है, तो हमारे लिए एक कोड को लिखना या ऑर्गेनाइज़ करना आसान हो जाता है। फिर डिफरेंट पैराडाइम्स जो हैं वो डिफरेंट टेक्नीक्स को यूज़ करते हैं जो हमारी डिफरेंट डेली लाइफ़ की रिक्वायरमेंट या डिफरेंट सॉफ्टवेयर को मीट करेंगे। ये जिस तरह हम कहते हैं ना, हमारी हर एक प्रॉब्लम जो है वो किसी सेम फील्ड से तो बिलॉन्ग नहीं करती होती, ना उसकी कोई रिक्वायरमेंट सेम होती है। इसी तरह डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम डिफरेंट क्राइटेरिया को मीट करने के लिए बनाई जाती हैं। यानी इसके अंदर डिफरेंट टेक्नीक्स होती हैं जो कि हमारी डिफरेंट रिक्वायरमेंट को मीट करने में हमारी हेल्प करती
करती हैं और हम डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग द राइट प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो हमारी रिक्वायरमेंट को मीट करे। फिर ये प्रोग्रामर को कैसे हेल्प करते हैं कि अगर प्रोग्रामर ने लेट्स सपोज़ डेवलपर ने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो पहले अपनी प्रोग्रामिंग की जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको समझेगा और देन वो फिर डिसाइड कर सकता है कि कौन-सा पैराडाइम जो है वो यूज़ कर सकता है और हर पैराडाइम उसे फिर उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जैसे हमारे इम्पेरेटिव और डिक्लरेटिव होते हैं, जो जो हमें ये डिसाइड करने में या एक लॉजिकल कोड लिखने में हेल्प करेंगे कि आइदर हमारा मकसद क्या है, सिर्फ़ हमें जो है वो बताना है कि कैसे करना है, जो कि हमारा डिक्लरेटिव कहलाता है, या फिर हम इम्पेरेटिव यूज़ करेंगे, यानी हम स्टेप बाय स्टेप बताएँगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसके अलावा ये हमारे कोड को लिखना या कोड को मेंटेन करने में भी हमें हेल्प करते हैं। कोड लिखना आसान हो जाता है हमारे लिए, कोड को मैनेज करना आसान हो जाता है। ये हमें बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर जैसे कोड रीयूज़ेबिलिटी का फ़ीचर प्रोवाइड करते हैं, मॉड्यूलैरिटी यानी हम मॉड्यूल्स या पार्ट्स में डिवाइड करके जिस तरह फंक्शनल प्रोग्रामिंग की बात करें, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उनको यूज़ करके हम उन्हें बेहतर तरीके से अपने कोड को लिख सकते हैं और एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। टीम वर्क को भी इंक्रीज़ करते हैं कैसे? जिस तरह हम कहते हैं कि ये कुछ कॉमन मेथड्स और स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम के अंदर बना दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सारे लोग, जब सारे डेवलपर जो हैं वो सेम ही टेक्नीक्स और सेम मॉडल और स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी आसान होगी और टीम वर्क भी डेवलप होगा, क्योंकि हर एक के लिए कोड को मेंटेन करना, समझना और प्रोसेस करना आसान हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, जैसे ऊप की बात करें, जिसमें हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं कि हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उनकी क्लासेस बनाते हैं, जो कि आगे हम डिस्कस भी करेंगे, एंड देन उनकी बेसिस पे काम करते हैं। तो वो और हमारे लिए जो है वो कोड को मेंटेन करना या हमारे एक सॉफ्टवेयर को बनाना जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को मीट करे और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट पे काम करे, तो उस प्रोसेस को भी बहुत आसान कर देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं, जो कि इसकी इंपॉर्टेंस को डिपिक्ट करते हैं कि ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और हम इसे यूज़ करते क्यों हैं। ओके, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम की। बेसिकली तो हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक कंपैरेटिव और एक डिक्लरेटिव, और फिर ये फर्दर सब टाइप में डिवाइड होती है, जिसकी 2 एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने हैं, एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये 2 मोस्ट कॉमनली यूज़्ड हमारे प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, जो अक्सर हम यूज़ करते हैं। अब इन दोनों को समझते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या है। देखिए, ये बात मैं वैसे पहले भी कई लेक्चर्स के अंदर आपको कह चुकी हूँ कि आप ना हमेशा लफ्ज़ के मीनिंग, जो आपके नाम होते हैं ना, इनके जितनी भी ये हमारे कीवर्ड्स या जिन्हें आप कह लें टर्म्स होती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, उनके नाम से ही पता चल रहा होता है कि इनका काम क्या है। अब देखिए, फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, नाम है तो पता चल रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू फंक्शन। कौन से फंक्शन? जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारी एक प्रॉब्लम होती है जो कि बड़ी प्रॉब्लम हो और हम उसको छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में, जिन्हें हम पार्ट्स कहते हैं, डिवाइड कर लें और हर पार्ट एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली फंक्शनल प्रोग्रामिंग यही है, जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे स्मॉल जो प्रॉब्लम्स हैं या रीयूजेबल फंक्शंस हैं उनमें डिवाइड कर लेते हैं एंड देन हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा उनको सॉल्व करना हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। सो इसे हम कहते हैं ये हमारी फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अब इस फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर हम सिर्फ ये बताते हैं कि हमें करना क्या है, यानी हर फंक्शन का काम क्या होगा। बेसिकली ये हमारी क्या कहलाती है, एक डिक्लरेटिव टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम। डिक्लरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम कौन सा होता है, जिसके अंदर हम सिर्फ बताते हैं कि व्हाट वी वांट, राइट? ये नहीं बताते कि हाउ टू एक्चुअली डू दिस टास्क या हाउ टू परफॉर्म दिस टास्क। हम सिर्फ ये बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, और हर फंक्शन, हर टास्क को हम अलग सेपरेट कर लेते हैं, जिससे पता चल जाता है कि अच्छा ये फंक्शन ये काम करेगा, ये फंक्शन ये काम करेगा, ये फंक्शन ये काम करेगा। फिर अगर हम बात करें अपनी सेकंड टाइप की, जो कि हमारी आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फिर वही बात, नाम से पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट पे काम करने। अब कौन से ऑब्जेक्ट, बात एक माइंड में आप बिठा लें कि ऊप जो कि प्रोग्रामिंग आपकी बेसिकली जो एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसके अंदर ये पूरी एक आप इसे कह लें सब फील्ड और सब पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से मुराद रियल वर्ल्ड एंटिटीज़। कौन सी एंटिटीज़? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, कार, चेयर, टेबल, ऑल ऑफ दीज आर एंटिटीज़।
अब सिर्फ ये ऑब्जेक्ट्स एंटिटीज़ नहीं होते, आपके जो रियल वर्ल्ड आप फंक्शंस वगैरह जैसे परफॉर्म करें। फंक्शन से मुराद आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं, यानी आसान अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपने अपने डेटाबेस के अंदर या कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, वो एंटिटी है। चाहे वो कोई सिटी क्यों ना हो, चाहे वो आपका कोई इवेंट क्यों ना हो। तो इसे अक्सर हम कहते हैं ये नाउन होता है, यानी आपका जो हर नाउन होता है वो आपकी एक एंटिटी कहलाता है। चाहे वो आपका कोई इवेंट इवेंट फंक्शन हो, फंक्शन से मुराद इवेंट वाला, ये वाला फंक्शन नहीं जो ऊपर हमने बात की थी। सो इवेंट हमारा हो सकता है, हमारी कोई सिटी का नाम हो सकता है, यानी पर्सन, प्लेस और थिंग, वही बात नाउन। पर्सन, प्लेस और थिंग कैन बी एंटिटी, कैन बी ऑब्जेक्ट। फिर हम उन ऑब्जेक्ट के करैक्टरिस्टिक्स और फीचर की बेस पे उनकी क्लासेस बनाते हैं और फिर इसको आगे इन डिटेल डिस्कस भी करते हैं कि फिर हम वो किस तरीके से उसको यूज़ करके एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होगा, एट्रीब्यूट क्या होंगे, फंक्शन कैसे होंगे, कैसे काम करेगा, किस तरीके से प्रोसेसिंग करेगा। सो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है, जिसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव टाइप। तो हमारी जो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये इम्पेरेटिव के अंदर आती है, जिसमें हम हर स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि काम कैसे करना है। जबकि फंक्शनल जो है वो डिक्लेरेटिव के अंदर आती है, जिसमें हम सिर्फ ये बताते हैं कि हमें चाहिए क्या, यानी व्हाट वी वांट, बट नॉट हाउ टू एक्चुअली परफॉर्म दोज टास्क्स। ओके, तो आप ज़रा समझते हैं कि ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग है क्या बेसिकली? देखिए, ये बात मैंने आपको अभी पीछे भी बताई कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग का मतलब है कि आपने फंक्शंस पे काम करना है। अब फंक्शन किसको रिप्रेज़ेंट करेंगे? हर फंक्शन एक स्पेसिफ़िक टास्क को रिप्रेज़ेंट करते हैं, और हमारी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, ये अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपनी बड़ी प्रॉब्लम, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, उसको मॉड्यूल्स या पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एंड देन हर एक जो टास्क होता है, जो फर्दर उसका पार्ट होता है, वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ये स्मॉल टू मीडियम सॉफ्टवेयर जो हमारे होते हैं, उसके लिए उनकी ऐसी एप्लीकेशंस जो कि स्मॉल टू मीडियम साइज़ की हों, उनके लिए हम इसको प्रेफ़र करते हैं, हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम हर टास्क का एक फ़ंक्शन बना देते हैं और हमारे लिए उसको मैनेज करना आसान हो जाता है। बट इसका मेन फ़ोकस ये होता है कि हम सॉल्व करना क्या चाह रहे हैं, यानी हमारी मेन प्रॉब्लम है क्या, और हमारा फ़ोकस व्हाट पे होता है, हाउ पे नहीं होता है। यानी हम ये नहीं देखते कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा, बस ये होगा कि अच्छा इस तरह फ़ंक्शन में अगर डिवाइड कर लिया जाए, हर फ़ंक्शन एक स्पेसिफ़िक टास्क को रिप्रेज़ेंट करेगा, तो हमारे लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, उसको मैनेज करना आसान हो जाएगा। क्योंकि फ़ंक्शन के लिए जब हर फ़ंक्शन हर टास्क अलग बन जाएगा, तो उसको डीबग करना भी आसान होगा, उसको प्रोसेस कराना आसान होगा, उसको समझना आसान होगा, और प्लस हर टास्क हमारा डिवाइड हो चुका होगा, तो हमारी मेन प्रॉब्लम की भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी, राइट? तो ये होता है बेसिकली आपका फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम। अब जो है वो इसके प्रोज़ एंड कॉन्स, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, या बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स, या करैक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और लिमिटेशंस, ये सारे वर्ड मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आपके पेपर में इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और अक्सर आप लोग को समझ नहीं आती कि अब इसका मतलब क्या है। अभी मैंने जितने बोले हैं ना, ये सब सेम मीनिंग के हैं। प्रोज़, बेनिफिट्स, करैक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एडवांटेजेस, सब प्रोज़ कहलाते हैं। कॉन्स, ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेस, ये सब क्या हैं, ये भी सेम मीनिंग के हैं। तो अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए तो ये आपसे यही पूछना चाह रहे हैं, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। प्लस ये आपकी बुक में ये टी स्ट्रक्चर में लिखे हुए हैं, टी टेबल की फॉर्म में लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम इन्हें अलग-अलग डिस्कस करेंगे टी मीन टेबल फॉर्म में। सो अभी हम बात करते हैं पहले कि ये प्रोज़ ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होते हैं, यानी इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हमें कहाँ यूज़ करनी चाहिए और कहाँ यूज़ करनी चाहिए, या किस तरीके के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग हमारे लिए हेल्पफुल होती है। सबसे पहली बात कि जब हम अपनी प्रॉब्लम को मॉड्यूल्स यानी पार्ट्स में, या जिन्हें सेगमेंट्स भी कहते हैं, यानी हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं सेपरेट पार्ट्स के अंदर, तो एक तो हमारा जो कोड का स्ट्रक्चर होता है, या आप कह लें अपनी प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कोड है वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ जाता है, जिसमें हर एक फंक्शन जो है वो अलग हो जाता है, और अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन और टास्क को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कोड को टेस्ट करना और डीबग करना। डीबग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर, यानी एरर फाइंड करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि
हमारे पास हर एक फ़ंक्शन सेपरेट होता है, तो हम उसको आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन-सा फ़ंक्शन क्या काम कर रहा है और कैसे कर रहा है। यानी कि हर फ़ंक्शन को जब अलग टेस्ट कर लिया जाएगा, तो एरर फाइंड करना आसान हो जाएगा। अगर सारा इकट्ठा होगा, तो पूरे-पूरे को चेक करना, इवन कि एक फ़ंक्शन के अंदर एरर होगा, लेकिन पूरे को चेक करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट क्योंकि सेपरेट फ़ंक्शंस होंगे, तो चेकिंग आसान हो जाएगी। प्लस ये हमारे पास जो है वो पैरेलल और कंकरेंट प्रोसेसिंग को भी हेल्पफुल कर है के लिहाज से भी हेल्पफुल है। अब ये क्या है पैरेलल और कंकरेंट? वैसे तो नाम से पता चल रहा है। पैरेलल का मतलब क्या है कि मल्टीपल जो हैं वो इकट्ठे चल रहे हों, राइट? पैरेलल चीज़ें क्या होती हैं जो इकट्ठी चल रही हों। अब यहाँ पर पैरेलल का मतलब क्या है? एट अ टाइम कई तरह के फंक्शंस अपना-अपना काम कर रहे होंगे, तो वो पैरेलल एग्ज़ीक्यूशन में होंगे, यानी एक वक़्त में 3 फंक्शंस जो हैं वो काम कर रहे हैं। इसकी अगर रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल है, जैसे हम कहते हैं एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर कुकिंग हो रही होती है, तो अगर एट अ टाइम 3 आपके जो कुक हैं, वो काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो 3 डिफरेंट डिशेज़ पे काम कर रहे हैं, तो पैरेलली काम कर रहे हैं, तो जल्दी जो है वो आउटपुट मिलेगी। तो ये हमारी पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होगा कि हमारे 3 फंक्शन हैं जो 3 डिफरेंट तरह के टास्क परफ़ॉर्म कर सकते हैं, तो वो तीनों एट अ टाइम चल रहे होंगे, तो हमारी प्रोसेसिंग फ़ास्ट हो जाएगी। कंकरेंट का मतलब ये होता है कि एक ही जो है वो फंक्शन है, लेकिन वो मल्टीपल टाइप के टास्क परफ़ॉर्म कर रहा है। कैसे? कभी जो है वो एक टास्क फिर दूसरा टास्क फिर तीसरा टास्क, यानी एट अ टाइम मल्टीपल टास्क को मैनेज कर रहा है और उनके दरमियान में रैपिडली स्विच कर रहा है। यानी एक से दूसरे में जा रहा है, दूसरे से तीसरे में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट अ टाइम वो मल्टीपल टास्क को हैंडल कर रहा है एक फंक्शन, तो भी हमारे लिए उसकी प्रोसेसिंग जो है वो बेहतर हो जाती है और हमारे लिए उसको मैनेज करना आसान हो जाता है। फिर अगर बात करें कि फ़ोकस की, तो हमारा मेन फ़ोकस किस चीज़ पे होता है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें करना क्या है, हम उसको स्टेप बाय स्टेप नहीं बताते। वही बात जो हमने कहा था कि हमारा डिक्लेरेटिव में कि हम व्हाट टू सॉल्व नॉट हाउ टू सॉल्व, कि हमने सॉल्व करना क्या है, कैसे करना है, ये नहीं बताते स्टेप बाय स्टेप, बस फंक्शन क्या है। जैसे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं या आपके बिल्ट इन फंक्शंस की भी अगर आप बात करें, तो हम सिर्फ़ ये बता देते हैं कि हमें ये काम करना है, अब होगा कैसे वो हम नहीं बताएँगे, राइट? सो फंक्शंस हमारे जो हैं वो एक तो इंडिपेंडेंट और रीयूजेबल होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि एक फंक्शन अपना अलग टास्क परफॉर्म करता है, दूसरा अलग करता है, तो वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि एक फंक्शन के लिए दूसरे फंक्शन को डाटा चाहिए हो। वैसे अक्सर हमारी रिक्वायरमेंट में हो भी सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमेशा अपने फंक्शन सेपरेट बनाते हैं, हर टास्क का फंक्शन अलग बनाया जाता है। प्लस वो रीयूज़ हो सकता है। रीयूज़ का मतलब क्या है कि एक ही फंक्शन को हम मल्टीपल टाइम जो है वो कॉल करा सकते हैं, हमें बार-बार जो है वो नहीं लिखना पड़ता। यानी फंक्शन एक दफ़ा लिखते हैं, जितनी दफ़ा मर्ज़ी कॉल कराना चाहें, 10 डिफरेंट जगह पे भी कॉल कराना चाहें, तो आप उसी फंक्शन को कॉल करा रहे हैं और उसी कोड को बार-बार रीयूज़ कर रहे हैं, बजाए इसके कि फिर कोई नया कोड लिखें या उसकी नई कॉपी क्रिएट करें। या वो दोबारा से कोड आप लिखें, आप उसी को दोबारा कॉल करा रहे होते हैं। प्लस उसको चेंज करना आसान होता है, यानी अगर हम फ़ंक्शन एक ना बनाएँ और जहाँ-जहाँ हमें वो काम कराना है, वो पूरा-पूरा कोड लिखें। तो अगर हमें चेंज करना पड़े, तो हमें 10 जगह पे कोड लिखा था, 10 जगह पे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर फ़ंक्शन बना होगा, तो एक फ़ंक्शन के अंदर चेंज करेंगे और जहाँ मर्ज़ी वो यूज़ हो रहा होगा, वो ऑटोमैटिकली उसको कॉल करके अपडेट कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अपडेट का प्रोसेस आसान हो गया। हमारी कोड की रीयूज़ेबिलिटी हो रही है। हमने एक दफ़ा लिखा, एक जगह चेंज किया और अगर वो 10 डिफरेंट जगह पे यूज़ हो रहा था, तो वो ऑटोमैटिकली अपडेट हो जाएगा, जिससे हमें फ़ायदा होगा कि हम उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। टेस्ट भी आसान हो जाएगा, अपडेट भी आसान हो जाएगा, प्रोसेसिंग भी आसान हो जाएगी, अपडेशन भी आसान हो जाएगी। एक जगह चेंज करेंगे, मल्टीपल जगह पे अगर वो कॉल हो रहा है, तो वो ऑटोमैटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये तमाम कुछ एडवांटेजेज़ हैं जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग हमें प्रोवाइड करती है और हम इसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी हमें ये चाहिए हो। ओके, तो अब बात करते हैं जी कॉन्स ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग की। कॉन्स मीन्स वही बात, ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस। ये तमाम हमारे जो हैं वो क्या कहलाते हैं, सेम वर्ड्स सेम मीनिंग देते हैं, जो कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग की अभी हम बात करेंगे। अच्छा, फंक्शनल प्रोग्रामिंग नॉट बिगनर फ्रेंडली। एज़ अ टीचर मैं अगर बात करूँ, तो लास्ट टाइम जो सेकंड ईयर की प्रोग्रामिंग थी, उसमें बच्चों को सबसे मुश्किल जो चैप्टर लगता था ना, वो कौन सा लगता था? फंक्शंस वाला, क्योंकि समझ नहीं आती थी फंक्शन बनाना कैसे है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। यानी अगर आप एक बिल्कुल न्यू, जैसे आप लोग अभी बिल्कुल प्रोग्रामिंग में, लेट्स सपोज़ आपने पहले प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी, अभी आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो और आपको डायरेक्ट ही जो है वो बगैर बेसिक्स के, या अगर बेसिक्स के बाद भी जो है वो फंक्शन समझाए जाएँ, तो शायद इतनी आसानी से पहली दफ़ा समझ में नहीं आएँगे। हाँ, 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आ जाएँगे। तो उसका मतलब क्या है कि ये बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। यानी अगर बिगिनर को डायरेक्टली ये दिए जाएँ, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड इट और अप्लाई इट। सो बिगिनर फ्रेंडली नहीं है, लेस एफिशिएंट है फॉर लार्ज डाटा। क्यों लेस एफिशिएंट है? क्योंकि फंक्शन के अंदर ना, फंक्शन अपने वेरिएबल्स की कॉपीज़ बनाता है।
यानी ये कोड को जो है वो चेंज नहीं करता, यानी कॉपीज़ बना के एंड देन उनके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। फंक्शन के अंदर अपने वेरिएबल्स होते हैं और उनकी कॉपीज़ क्रिएट करके उनका डाटा क्रिएट किया जाता है। तो अगर लार्ज डाटा होगा तो बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बनानी पड़ेंगी, नए वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने के बजाय बजाय उनके लिए नए वेरिएबल बनाता है और उनके अंदर स्टोर करता है। तो वो इस लिहाज से हमारे पास मेमोरी के लिहाज से और रिक्वायरमेंट के लिहाज से, रिसोर्सेज़ के लिहाज से ज़रा लेस एफिशिएंट होगा। अगर हमारे पास डाटा जो है वो लार्ज है, जिसको हमने प्रोसेस कराना है, या हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर वो थोड़ा लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट है, एप्लीकेशन जो है वो लार्ज स्केल की है, तो वो हमारे पास इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसके अलावा इस फंक्शंस के अंदर अक्सर जब हम आगे बड़े लेवल पे काम करें या बड़े सॉफ्टवेयर बनाएँ तो वहाँ पर हाई ऑर्डर फंक्शन आ जाते हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट्स? अब ये हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, जहाँ पर फंक्शन को इनपुट ही एक फंक्शन चाहिए होता है, राइट? यानी कि आप यूँ समझें कि एक ऐसा फंक्शन है जिसको अपने काम करने के लिए जो इनपुट चाहिए वो खुद एक फंक्शन है। तो उसका मतलब है फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया। अगर आपको सिंपल फंक्शन समझ नहीं आ रहे तो ऑब्वियसली आपके पास वो एक एडवांस कॉन्सेप्ट करना तो मुश्किल हो जाएगा। सो उसके अंदर जो है वो इनपुट या फंक्शन कॉल में जब हम एक फंक्शन को कॉल कराते हैं तो हम उस कॉल में ही एक और फंक्शन पास कर देते हैं। तो ये कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन्हें हम हाई ऑर्डर फंक्शंस भी कहते हैं। तो इनको मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, ये नहीं कि ये थोड़े बिगिनर फ्रेंडली नहीं है, या आप कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट टू मेंटेन भी हैं। उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर इसके अलावा अगर हम पैरेलल प्रोग्रामिंग की बात करें कि हम एक फ़ंक्शन बना रहे हैं या मल्टीपल फंक्शंस बना रहे हैं, जो पैरेलली काम कर रहे हैं, तो मे बी एक फ़ंक्शन जो है वो उसे रिक्वायर हो, जैसे मैंने कहा कि हायर ऑर्डर फ़ंक्शन है, एक फ़ंक्शन को दूसरा फ़ंक्शन इनपुट में चाहिए, तो एक दूसरे में डिपेंडेंट है, तो कोई अगर हम प्रॉपर्ली उसको हैंडल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है कि जो है वो एरर्स के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं और हमें बहुत केयरफुली चेक करना पड़ता है कि अच्छा ये पैरेलली एग्जैक्ट काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, राइट? तो वहाँ पर वो मैनेजमेंट के लिहाज से आप कह लें, या जब हम उसका सोल्यूशन डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमें ये सारी बातें माइंड में रखनी पड़ती हैं कि उसको केयरफुली हैंडल किया जाए, ताकि ऐसे इश्यूज़ ना आएँ जहाँ पर वो मल्टीपल फंक्शंस इकट्ठे काम कर रही हैं, तो कहीं कोई डेडलॉक या हमारा कोई ऐसे इश्यू ना आ जाए जहाँ पर जो है वो हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसा एरर आए जो रिज़ॉल्व करना मुश्किल हो जाए, या जो हमारे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ यूज़ करके हमारे प्रोग्राम को या हमारे सॉफ्टवेयर को एंड कर सकता है या उसकी एग्ज़ीक्यूशन को स्टॉप करा सकता है। इसके अलावा हाई परफॉर्मेंस और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की बात करें जहाँ पर हमें बहुत जल्दी आउटपुट चाहिए होती है, जैसे गेम डेवलपमेंट की बात आप कर सकते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जहाँ पर हमें फंक्शंस के अंदर बहुत हाई परफॉर्मेंस चाहिए होती है कि काम जल्दी जल्दी हो और जल्दी इनपुट मिले, तो वहाँ पर अक्सर अगर हमने कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मेथडोलॉजी या इस तरह की चीज़ें यूज़ की हैं जो कि रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे और हमारे पास उतने रिसोर्सेज शायद अवेलेबल ना हों, तो वहाँ पर ये इतना अच्छा परफॉर्म शायद ना करें, यानी हाई परफॉर्मेंस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिहाज से इतना सूटेबल नहीं है। वही बात कि लार्ज स्केल आ जाता है ना, इसीलिए हम कहते हैं कि ये स्मॉल टू मीडियम एप्लीकेशन के लिए तो बेस्ट सूटेबल है, बट अगर हम लार्ज स्केल की बात करें जहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी हों कि हमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम या लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनानी हो, तो वहाँ ये उतना सूटेबल प्रोग्रामिंग पैराडाइम नहीं है, बट स्मॉल एप्लीकेशन के लिए। बात करते हैं अपने सेकेंड प्रोग्रामिंग पैराडाइम की, जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ऑल्दो मैं आपको पहले ये बात बता चुकी हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी रियल एंटिटीज़, जिन्हें आप नाउन भी कह सकते हैं, जो कि पर्सन, प्लेस और थिंग को रिप्रेजेंट करेंगी। कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो है वो आपका एक ऑब्जेक्ट बनता है। अब उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ यूज़ कैसे करते हैं, या वो कौन सी चीज़ है जो एक्चुअली आप कह सकते हैं बैकबोन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, वो है क्लासेस। क्लासेस किसको रिप्रेजेंट करती हैं? क्लासेस रिप्रेजेंट करती हैं एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को, यानी हर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की हम क्लास बनाते हैं। अब क्लास में 2 चीज़ें होती हैं, एक होते हैं उसके वेरिएबल्स और एक होते हैं फंक्शंस। अब हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो हम कहते हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में, लेट्स सपोज़ अगर हम कार की बात करें तो कार एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। अब उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, एट्रीब्यूट्स किन्हें कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात, या वो उसकी खूबियाँ जो हम स्टोर कराना चाह रहे हैं, वो हमारे एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। अब हर ऑब्जेक्ट के कोई ना कोई तो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार है तो उसका कलर क्या है, स्पीड क्या है, मॉडल क्या है, तो ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हैं। इसके अलावा उनके कुछ होते हैं फंक्शनैलिटीज़, फंक्शंस जो उन्होंने परफ़ॉर्म करने होते हैं, और हर एक का हम अलग मेथड या फंक्शन बना देते हैं। यानी बेसिकली पहले आइडेंटिफ़ाई करो कि आपकी एंटिटीज़ कौन-सी हैं, यानी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कौन से हैं, फिर उनका एक क्लास बना दो, क्लास के अंदर 2 चीज़ें बनाओ, एक उनके जो है वो एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरे फंक्शन। जो एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो वेरिएबल बन जाते हैं,
और जो काम उन्होंने परफ़ॉर्म करने होते हैं वो फंक्शंस बन जाते हैं। और इस तरीके से एक क्लास जो है वो हम बना देते हैं। अब क्लास क्या है, एक टेम्पलेट बन जाता है जो सब पे अप्लाई हो सकता है। यानी कि हम एक कार की क्लास बना दें, उसमें हम वेरिएबल बना दें कि उसका कलर स्टोर करेंगे, स्पीड और मॉडल स्टोर करेंगे, और कुछ फंक्शंस होंगे कि स्टार्ट, स्टॉप, एक्सेलरेट कैसे होगा। अब चाहे वो कोई भी कार हो, हम इस टेम्पलेट को, कार के टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। उसमें उसके मुताबिक वो उसका मॉडल स्टोर कर देंगे, उसकी स्पीड, उसका स्टार्टिंग प्रोसेस, स्टॉपिंग प्रोसेस, एक्सेलरेटिंग और मॉडल स्टोर कर देंगे, राइट? इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट की। अब एक स्टूडेंट एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसा कि आपका नाम हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, आपका रोल नंबर हो गया, आपकी क्लास हो गई, तो ये सब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपका सीएनआईसी नंबर, आपका फादर नेम, आपका फ़ोन नंबर, ये सब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स बन गए। अब आपके फंक्शंस क्या होंगे कि आप क्या करते हैं, आप एग्ज़ाम देते हैं, पेपर अटेम्प्ट करते हैं, कॉलेज जाते हैं, डिफरेंट तरह के इस तरह के जो टास्क हैं, क्या-क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, या लेट्स सपोज़ 2 ही फंक्शन की बात कर लेते हैं कि आपने एग्ज़ाम देना है। अब एग्ज़ाम में भी टाइप्स हो सकती हैं, फिर आपका रिज़ल्ट आना है, फिर आपकी जो है वो अम, आपने क्लासेस अटेंड करनी है, तो ये सब आपके फंक्शंस हैं। तो हर एक का हम अलग-अलग फंक्शन बना दें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हमने अपनी क्लासेस बनानी होती हैं जो एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को रिप्रेज़ेंट करती हैं, और फिर हर एक जो उसका फर्दर इंस्टेंस होता है जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो बनाने के लिए फिर हम उसके फर्दर इंस्टेंसेस बनाते जाते हैं। इसको हम इन डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तक बस ये समझ लें कि एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं जो वेरिएबल बनेंगे, उसके कुछ फंक्शंस हैं जो कि हम प्रोग्रामिंग के फंक्शंस या मेथड बना देंगे, जो काम हमने परफॉर्म करना होगा, और हम ये देखेंगे कि हमने इनको किस किस तरीके से हैंडल करना है। सो दैट इज़ बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ओके, तो यहाँ पर मैंने प्रोज़ लिखने की बजाय इसके बेनिफिट्स लिख दिए। डज़न्ट मैटर, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आप उसको प्रोज़, बेनिफिट्स, करैक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस जो मर्ज़ी कह लें, फीचर्स कह लें। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि अच्छा इसके कौन से फीचर्स हैं जो कि हमें यूज़ करने में हेल्प करते हैं कि कहाँ हमें इसे यूज़ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, किस तरह की रिक्वायरमेंट के लिए सूटेबल हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, बेसिकली फीचर्स क्या हैं। सबसे पहली बात कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि हम जो है वो अपनी जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है ना, उसमें से सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कौन-कौन सी एंटिटीज़ हैं। एंटिटीज़ यानी जिनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होगी। तो वो फिर आइडेंटिफ़ाई करने के बाद हम उनके एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सॉरी उनके फंक्शंस यानी उन क्या-क्या करेंगे वो आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, और फिर इस तरीके से हम अपनी बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम में ब्रेक डाउन करके बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। प्लस ये हमें प्रोवाइड करता है एनकैप्सुलेशन। अब ये एनकैप्सुलेशन क्या है? एनकैप्सुलेशन है द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग योर डाटा, राइट? यानी आप अपने डाटा को एक एनकैप्सुलेशन कैप्सूल, जिस तरह कैप्सूल के अंदर आपकी मेडिसिन छुपी होती है ना, वो अंदर होती है लेकिन बाहर उसका एक कवर होता है। इसी तरह हम क्या करते हैं कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर इनको डिफरेंट जो अपने एक एक्सेस स्पेसिफायर हैं, उनके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर आप वो कैप्सूल का कवर कह लें, राइट? उनके अंदर हम इन्हें कवर कर देते हैं, फिर वो जिस तरह की एक्सेसिबिलिटी उनकी, वो एक्सेस स्पेसिफायर उनकी एक्सेसिबिलिटी को बताएँगे कि कौन इनको एक्सेस कर सकता है, यानी एक्सेस को स्पेसिफ़ाई करेंगे। फिर उसके मुताबिक जिसको वो एक्सेस होगी, वो एक्सेस कर सकता है, जिसके पास नहीं होगी, वो नहीं कर सकता। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमने एनकैप्सुलेशन के थ्रू अपनी इंटरनल डिटेल्स को, ऐसी इन्फॉर्मेशन को जो हम नहीं चाहते थे कि कोई देखे, उसको प्रोटेक्ट कर लिया। अब ये एक फ़ीचर सिर्फ़ हमारी ऊप के अंदर ही अवेलेबल होता है या क्लासेस के अंदर होता है, जहाँ पर हम वो एक्सेस स्पेसिफ़ायर यूज़ करते हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे देती हूँ, जैसे एक्सेस स्पेसिफ़ायर होते हैं प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, राइट? तो हम जो है वो ऐसी चीज़ें जो हम नहीं चाहते कि कोई भी और क्लास या ज को कोई भी और इसको एक्सेस करे, उसको हम प्राइवेट रख देते हैं। तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर जिस वेरिएबल के साथ लग गया, वो वेरिएबल कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हम अपने एक्सेस स्पेसिफायर को यूज़ करके एनकैप्सुलेशन के प्रोसेस के थ्रू अपने डाटा को हाइड कर देते हैं। फिर हम अपने एक और डाटा को रीयूज़ कर सकते हैं। कैसे? हमने एक क्लास बना दी स्टूडेंट की, जैसे आप सारे स्टूडेंट हैं। मैं एक क्लास बना दूँ स्टूडेंट की, आप सबके एट्रीब्यूट्स तो कॉमन है, सबका नाम है, सबका रजिस्ट्रेशन नंबर है, सबका रोल नंबर है, सबके जो है वो क्लासेस हैं, डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस में आप पढ़ते हैं, आपका स्कूल कॉलेज है, तो इसका मतलब क्या है, आपका अपना रोल नंबर है, तो ये सब आपके क्या हैं, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स मीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप सबके कॉमन हैं। ये सब कॉमन वेरिएबल नेम तो सेम होंगे। फिर इनके अंदर जो डाटा स्टोर करना है वो हर एक का डिफरेंट होगा। तो मैं क्या करूँ कि एक स्टूडेंट की क्लास बना दूँ जो कि उन तमाम एट्रीब्यूट्स को कवर करेगी जो आप सब में कॉमन है।
फिर उसके अंदर आपके हर एक स्टूडेंट के डाटा को स्टोर करने के लिए मैं एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना लूँगी। अब वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो उसकी कॉपी होगी, लेकिन कॉपी किसको रिप्रेज़ेंट करेगी? किसी एक स्पेसिफ़िक स्टूडेंट को। जैसे लेट्स सपोज़ मैं अगर बात करूँ, मेरी एक स्टूडेंट है आयशा, तो इसका मतलब है कि मैं स्टूडेंट की क्लास की एक कॉपी बनाऊँ जिसमें मैं सारा डाटा स्टोर करूँ। आयशा, आयशा कहाँ पढ़ती है? आयशा का नाम क्या है? फ़ादर नेम क्या है? रजिस्ट्रेशन क्या है? रोल नंबर क्या है? राइट? इसी तरह एक और मैं स्टूडेंट अहमद लूँ और उसके अंदर मैं उसका पूरा डाटा स्टोर कर दूँ कि अहमद किस स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, रोल नंबर क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आयशा के भी वही हैं, अहमद के भी वही हैं, लेकिन उनकी जो मैंने कॉपी क्रिएट की, जो ऑब्जेक्ट बनाया, वो दोनों का अलग अलग है, वो उनके इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करे। तो इसका मतलब है कि मुझे वो दोनों के लिए अलग क्लास नहीं बनानी पड़ी। मैंने एक ही क्लास बनाई और उसको रीयूज़ करके एक कॉपी आयशा की क्रिएट कर दी, एक कॉपी अहमद की क्रिएट कर दी। तो आयशा का ऑब्जेक्ट जो है वो आयशा के डाटा को रिप्रेज़ेंट करेगा, आयशा की कॉपी को रिप्रेज़ेंट करेगा, अहमद का ऑब्जेक्ट जो है वो अहमद की कॉपी को रिप्रेज़ेंट करेगा और इस तरीके से हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास जो है वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसके थ्रू हमारे जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ हैं या मॉडल्स हैं, उनको प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाता है, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। प्लस ये रिलायबल भी ज़्यादा हैं, क्यों? क्योंकि इसके थ्रू जो है वो हम बहुत आसानी से बेहतर तरीके से अपने डिफरेंट क्लासेस के फ़ीचर्स को या ऊप के फ़ीचर को, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फ़ीचर जो हमें प्रोवाइड करते हैं, उनको यूज़ करके हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट करके ज़्यादा बेहतर तरीके से एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जहाँ पर भी हमारी इस तरह की रिक्वायरमेंट हो, तो इस तरीके से हम इसको प्रॉपर डिफरेंट फ़ीचर्स जिसमें इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज़म, वो आगे आप इन डिटेल में पढ़ेंगे। सो उनको यूज़ करके हम बेहतर तरीके से इसको डेवलप कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, यानी कि डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। यानी कि आप यूँ कह लें कि कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ज़्यादा होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्लासेस हैं, फिर उसके अंदर कई कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ मोटे-मोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए। एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज़म, इनहेरिटेंस और ये सारे वो फीचर्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, फिर एक्सेस स्पेसिफायर हैं, जो कि कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि हमारे लिए मैनेज करना आसान तो हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यानी बहुत केयरफुली हर चीज़ को देखना पड़ता है। फिर अभी तो सिर्फ हम क्लासेस की बात करें, फिर हम क्लासेस को आपस में लिंक करते हैं यूजिंग कीज़, फिर उनका रिलेशन बनाते हैं। यानी एक का दूसरे से क्या रिलेशन है, वन टू वन का है, वन टू मैनी का है, रिलेशनशिप प्रॉपर डेवलप किए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो हमारे लिए उसको मैनेज करना फिर अच्छा खासा मुश्किल होता है। अगर आपने किसी एक क्लास का लिंक किसी दूसरी लिंक से गलत बना दिया, यानी जैसे वन स्टूडेंट एंड वन कोर्स है। एक स्टूडेंट, अगर आप अब एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्स ले लेता है और आप एक क्लास बनाएँ स्टूडेंट की और एक कोर्स की और उसमें उसका जो लिंक है वो गलत बना दें, तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए उस पूरे सॉफ्टवेयर में जो है वो एक गलत आउटपुट प्रोड्यूस करेगा और आपको आउटपुट सही नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है कि आपको बहुत केयरफुली जो है वो इसको देखना पड़ता है। फिर इनकैप्सुलेशन जो है वो उसके थ्रू हमारे पास थोड़ा-सा एरर फाइंडिंग मुश्किल हो जाती है। जिस तरह हमने जब डाटा को हाइड कर दिया इनकैप्सुलेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो मेबी टेस्टिंग में जहाँ पर हमें उसे एक्सेस करना हो, हम एक्सेस ना कर पा रहे हों, जिसकी वजह से शायद हम एरर फाइंड ना कर सकें और एरर फाइंडिंग थोड़ी हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाए। फिर इनहेरिटेंस अगर हमने यूज़ की है, अब इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस बिल्कुल वही है जो आपकी रियल लाइफ की है कि पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है। चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ें इनहेरिट कर सकते हैं। इसी तरह हम क्लासेस में भी 2 क्लासेस को लिंक कर देते हैं। एक क्लास पेरेंट क्लास बन जाती है, एक चाइल्ड बन जाती है। फिर जो चाइल्ड होता है वो पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को या कुछ आप कह लें फीचर को या कुछ वेरिएबल्स को या कुछ फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। अब अगर आपने बहुत ज़्यादा इनहेरिटेंस का यूज़ किया हुआ है, तो उसके अंदर फिर उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, आपकी मैनेजमेंट थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है, वो रिजिड हो जाता है, यानी चेंजेस करना मुश्किल हो जाती हैं, कोड स्ट्रक्चर जो है वो आगे उसकी फर्दर चेंजेस करना मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फिर उनको देखना कहाँ क्या एक्सेस कर रहे हैं, किस तरीके से उसकी एक्सेसिबिलिटी हमारे सॉफ्टवेयर को अफ़ेक्ट करेगी और उसके इफ़ेक्ट क्या होगा या उसको कैसे मैनेज करना है, तो वो थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। फिर पॉलीमॉर्फिज़्म अगर ऐड करते हैं तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। पॉलीमॉर्फिज़्म क्या होती है? पॉली मीन मैनी और मॉर्फिज़्म मीन फॉर्म। वन थिंग दैट हैज़ मैनी फॉर्म। तो एक चीज़ जिसकी बहुत सारी फॉर्म्स हों और उसको हम यूज़ कर सकें। जैसे हम आगे इन डिटेल में ये डिस्कस करेंगे कि पॉलीमॉर्फिज़्म कैसे अचीव की जाती है। तो उसका मतलब है एक चीज़ की मल्टीपल फॉर्म्स होंगी तो कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। देखना पड़ेगा कौन-सी चीज़ कहाँ पर किस तरीके से यूज़ हो रही है और कहाँ कैसे इसने यूज़ होना है।
फिर अगर हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग टास्क की बात करें जहाँ हमें बहुत हाई एफिशिएंसी चाहिए होती है, तो उसके लिए भी ये सूटेबल उतनी नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज के इश्यूज हो जाते हैं। तो इट इज़ नॉट आइडियल फॉर यूर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग टास्क। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हैं। बट मेन अगर सारे ड्रॉबैक्स को मिला के बात करें तो वही बात है कि कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, समझना आसान नहीं होता। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और अगर आपको हर चीज़ का आइडिया है तो फिर आपके लिए आसानी है। अदरवाइज़ ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ओके, तो अब ज़रा ये देख लेते हैं कि फंक्शनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ओवरऑल डिफरेंस बेसिकली क्या है। देखिए, अगर बेसिक आइडिया की बात करें तो जो हमारा फंक्शनल प्रोग्रामिंग है वो काम करता है यूजिंग फंक्शंस, और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो काम करता है यूजिंग क्लासेस, और क्लासेस के ऊपर फिर हम ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स और डाटा वेरिएबल्स और बना के एट्रीब्यूट्स के ऊपर काम करते हैं। बेसिकली फंक्शनल प्रोग्रामिंग बेस करता है व्हाट पे, यानी व्हाट वी वांट टू डू या व्हाट द रिजल्ट दैट वी वांट। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काम करता है हाउ टू एक्चुअली मेक अ मॉडल और मिमिक द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, और रियल वर्ल्ड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसमें हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि किस तरीके से जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। लेकिन फंक्शनल में सिर्फ हमारा काम होता है फंक्शंस के ऊपर काम करना, यानी फंक्शंस क्या होंगे, फंक्शन कैसे हैं, किस तरीके से काम करेंगे। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर हम अपनी प्रॉब्लम को जो है वो स्मॉल फंक्शंस में एज़ पर टास्क डिवाइड कर देते हैं, यानी हर फंक्शन एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जबकि अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो उसमें डिफरेंट तरह की क्लासेस बना दी जाती हैं और फिर उनके ऑब्जेक्ट्स बना के उनके डिफरेंट रिलेशंस बना के एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो हमारे पास जो है वो फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे क्लासेस को भी मुश्किल ही होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फंक्शंस थोड़ा इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि वो रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट में मैप कर रहे होते हैं, तो रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको समझना थोड़ा ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्योंकि हमने हर फंक्शन, हर जगह, हर रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो उसके लिहाज से उसको थोड़ा-सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बाकी अगर बात करें कहाँ पर कौन-सी यूज़ करनी चाहिए, तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कहाँ क्या यूज़ करें, लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि जो फंक्शंस हैं वो मैथमेटिकल और स्मॉल मीडियम टास्क के लिए या स्मॉल मीडियम एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए हमारे पास हेल्पफुल होते हैं। जबकि अगर हम कॉम्प्लेक्स और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारे पे लिए हेल्पफुल होती है। एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे एक सिंपल सा फंक्शन है कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो अब ये एक फंक्शन है, राइट? और एक फंक्शन हम सिर्फ बता देंगे कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, ये नहीं बताएँगे कैसे करना है, राइट? लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो हमने एक क्लास बनानी है, उसमें बताना पड़ेगा ये क्लास है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये इसके मेथड्स और फंक्शंस हैं, इस तरीके से ये काम करेगा। मतलब हर चीज़ हम खुद क्लियरली मेंशन करेंगे। सो दैट इज़ बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लेट मी नो दैट आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू फाउंड इट यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।